नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति एकेडमी पर। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के NCERT एग्जाम्पलर की सीरीज। अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो या फिर देश का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपकी साइंस पूछी जाती है, तो आप इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। इस सीरीज के बारे में दोस्तों पहले मैं आपको 2 मिनट बता देता हूं। तो इस सीरीज के माध्यम से हम कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की सारी NCERT के एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और चैप्टर वाइज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहले हम कक्षा 6वीं की प्रथम चैप्टर, पहला चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर भोजन के घटक को उठाएंगे। इसी प्रकार से कक्षा 6वीं के सारे चैप्टर को खत्म करेंगे इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन के माध्यम से। इसके बाद हम कक्षा 7वीं को उठाएंगे, कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और इसी प्रकार से सारी की सारी NCERT को हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों मैंने आपको एक टास्क दिया था, वो था आपको NCERT को पढ़ना। अगर आप NCERT को पढ़ चुके हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। अगर आपने NCERT को अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूं और जैसे ही क्वेश्चन कराते जाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको निसंचित इस वीडियो से, इस चैनल के माध्यम से जो भी सीरीज आपको कराई जाएगी वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इसी चैनल पर आपको सारे के सारे वीडियो मिलने वाले हैं। लगभग आपके 30 से 35 वीडियो में हम लोग 6वीं से लेकर 10वीं तक की सारी NCERT को कवर करेंगे MCQ के माध्यम से। और जो भी आपको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे MCQ, उन सभी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर मिलने वाली है। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शक्ति एकेडमी ऑफिशियल, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा आपको यही है कि जो PDF आपको पेड बैचों में मिलती है और लोगों के माध्यम से, वो हमारे यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों फ्री PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको टेलीग्राम पर ही PDF मिल सकती है। तो टेलीग्राम को आप सभी ज्वाइन करेंगे और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग डेली आपको आज से लेकर के डेली आपको एक वीडियो मिलेगी NCERT सीरीज के माध्यम से चैप्टर वाइज MCQ की। तो आप उसको देखिएगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और इस वीडियो में आपको 2 से 3 चैप्टर को मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो आज प्रथम वीडियो है इसलिए मैं आपको इतना थोड़ा रूपरेखा बता रहा हूं, क्योंकि आपको दोबारा से बताना ना पड़े। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और हम लोग चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन करने वाले 6वीं से लेकर 10वीं तक की कवर करेंगे, सारा मैंने आपको बता रखा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका 6वीं की NCERT को। तो दोस्तों 6वीं की NCERT में आपके लगभग 16 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर है आपका भोजन, यह कहां से आता है। दूसरा चैप्टर है आपके भोजन के घटक। अगला है आपका वस्तु, तंतु से वस्तु तक। अगला है वस्तु के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण करना, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, फिजिकल परिवर्तन, केमिकल परिवर्तन। इसके बाद पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव विशेषताएं एवं आवास और गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश, छाया एवं पर्यावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जल, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संग्रहण और निपटान। तो दोस्तों कुल मिला के 16 चैप्टर आपके NCERT 6वीं में होने वाले हैं। तो इन 16 के 16 चैप्टर को हम लोग 4 से 6 वीडियो के माध्यम से हम इन सारे के सारे 16 चैप्टर को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अगली NCERT को उठाएंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो आप सभी के लिए होने वाला पहला वीडियो है और इसी के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे। ये आपका पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो है और आपको यहीं से डेली के डेली इन वीडियो को देखते जाना है और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर जरूर करते जाना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर भोजन, यह कहाँ से आता है। इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको MCQ क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पढ़ने का काम मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा था और MCQ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है MCQ क्वेश्चन के माध्यम से तो आप इन MCQ क्वेश्चन के माध्यम से आप पढ़ लेंगे, अगर आपने NCERT को नहीं पढ़ा है तो पहला आपका क्वेश्चन होने वाला है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। पहला है आपका बकरी है, मनुष्य है, कॉकरोच है, गिद्ध है। उपरोक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी जोड़ी बनाता है। तो इनमें से आपको एक बताना है कि कौन सा जानवर सर्वाहारी जोड़ी बनाता है। दोस्तों अभी आपको आंसर नहीं बताना है,
मैं आपको बता रहा हूं, आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा आपको एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगा होगा, कुछ भाई बहनों को लगा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई आप गलती कर रहे हैं। अभी हमने कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी को उठाया है और छठवीं की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का पहला प्रश्न है, इसलिए आपको आसान लग रहा है। लेकिन अब जब से छठवीं से सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं जैसे ही लेवल आपका बढ़ता जाएगा तो आपको प्रश्न का लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा और आपको यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपनी परीक्षा में, और वही क्वेश्चन हम लोग गलत कर जाते हैं क्योंकि हम लोगों की रिवीजन उतनी लेवल की नहीं हो पाती है। हम लोग एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं और दूसरी प्रकाशन की किताबों को हम लोग पढ़ते रहते हैं, वहां से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग एनसीईआरटी को ऊपर बढ़ाते जाएंगे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। एनसीईआरटी एक प्रकार का नशा है मेरे भाई, अगर आप छठवीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको नशा थोड़ा सा कम होगा, आप सातवीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको और नशा होगा, आठवीं की नशा आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा नशे में हैं, इसी प्रकार से नौवीं 10वीं की आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा नशे में हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी एक प्रकार का नशा है, जैसे ही आप एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमें दूसरा चैप्टर भी पढ़ना चाहिए, आप छठवीं की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हमें सातवीं की एनसीईआरटी को भी पढ़ना चाहिए। तो आपका वो काम मैं करने वाला हूं एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से। मैंने बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लिया है रूपरेखा को बताने में, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। तो नीचे एक सर्वाहारी जोड़ी आपको बताना है। सर्वाहारी आप सभी जानते हैं, सर्वाहारी क्या होता है दोस्तों? सर्वाहारी के बारे में आपको बता दूं, सर्वाहारी वो होता है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। शाकाहारी का मतलब होता है ऐसे जानवर जो आपके पौधों से बने हुए उत्पाद को खाते हैं, फल फूल को खाते हैं, यानी कि मांस को नहीं खाते हैं। और मांसाहारी क्या होता है? तो मांसाहारी आपका होता है जो फल फूल को नहीं खाते हैं, पेड़ पौधों को नहीं खाते हैं, जो सिर्फ जंतुओं का मांस खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तो हमें ऐसे दो जानवरों के नाम बता रहे हैं यहाँ पर जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, यानी कि वो आपका घास फूस भी खाता हो, फल फूल भी खाता हो और मांस भी खाता हो। तो ऐसे दो जानवरों के नाम बताने हैं आपको यहाँ पर। तो कौन से हो जाएंगे? पहला आपका ऑप्शन है बकरी। क्या बकरी आपका मांस खाता है? नहीं, तो बकरी आपका सिर्फ शाकाहारी है, तो बकरी आपका यहाँ पर सर्वाहारी नहीं होगा। मनुष्य आपका, तो मनुष्य आपका फल फूल भी खाता है, फूल पत्तियां भी खाता है और मुर्गा भी खाता है, मछली भी खाता है, गीदड़ भी खाता है, सब कुछ खाता है मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो सब कुछ खाता है, इसलिए मनुष्य आपका सर्वाहारी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गिद्ध। तो गिद्ध के बारे में आप बताएंगे, तो गिद्ध आपका ओनली और ओनली आपका मांस खाता है, जानवरों को खाता है, सड़े गले मांस को खाता है। ठीक है, और इसको गिद्ध को आपका प्रकृति का आपको बहुत अच्छा कंपोजिट करता है इसको। ठीक है, तो गिद्ध आपका सिर्फ मांस खाता है, वो आपका फल फूल नहीं खाता है। आपका कॉकरोच, तो कॉकरोच आपका मांस भी खाता है और फल फूल भी खाता है। ठीक है, तो आपका मनुष्य और कॉकरोच आपका क्या हो गए? सर्वाहारी हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला है, मनुष्य और कॉकरोच। कॉकरोच को आपको तिलचट्टा भी बोला जाता है। कुछ और जानवरों के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे बकरी आपका शाकाहारी हो गया, मनुष्य आपका शाकाहारी हो गया, मनुष्य आपका सर्वाहारी हो जाएगा, और कॉकरोच भी आपका सर्वाहारी हो गया। गिद्ध आपका मांसाहारी है। इसके अलावा जो आपका भालू होता है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो भालू होता है वो आपका शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है या फिर सर्वाहारी होता है? इसके बारे में आपको बताइए। भालू होता है, भालू के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों भालू के बारे में आपको बता दूं, तो भालू आपका सर्वाहारी होता है। भालू एक ऐसा जानवर है जो आपका सर्वाहारी भी होता है, यानी कि आपको घास फूस भी खाता है और आपका मांस भी खाता है। लेकिन अगर मैं पूछा जाए कि ध्रुवीय भालू आपका कैसा होता है? जो आपका ध्रुव पे पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर जो आपका भालू पाया जाता है, तो दोस्तों वो भालू आपका शाकाहारी होता है, वो आपका मांसाहारी नहीं होता है। अगर आपका भालू अकेला पूछा जाए तो आपका सर्वाहारी होगा, और ध्रुवीय भालू पूछा जाए तो अब वो आपका शाकाहारी होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बकरी और आपका मनुष्य और आपका कॉकरोच, यानी कि बी आपका हो जाएगा सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, मधुमक्खी के बारे में है। मधुमक्खी शहद बनाती है। दोस्तों मधुमक्खी शहद कहां से बनाती है? इसका आंसर आपको जल्दी से करना है, कमेंट में आप कर सकते हैं। मधुमक्खी शहद कहां से बनाती है? पराग से बनाती है, पंखुड़ियों से बनाती है, कली से बनाती है या मकरंद से बनाती है? तो कली से तो आपकी बनाएगी नहीं, पंखुड़ियों से भी आपकी नहीं बनाती है, पराग से भी आपका नहीं बनाती है। मधुमक्खी जो आपका शहद है वो आपकी मकरंद से बनाती है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मधुमक्खी शहद बनाती है आपके मकरंद से। क्वेश्चन का लेवल दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा कम लग सकता है क्योंकि कक्षा 6 की एनसीईआरटी है। मैंने बोला ना छठवीं में नशा थोड़ा कम है,
छठवीं आप बियर मान सकते हैं, छठवीं को आप बियर मान सकते हैं, सातवीं को आप दारू, आठवीं को दारू भी मान सकते हैं। जब आठवीं नौवीं में आप पहुंचेंगे तो आपको नशा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा। दोस्तों आप जानते हैं जो विज्ञान होता है, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो विज्ञान क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, यानी कि क्रम से आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। छठवीं को, सातवीं को, आठवीं को, नौवीं को, दसवीं को क्रम से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप विज्ञान के विद्वान बन पाएंगे। और 1 महीने में आपका सारा का सारा साइंस कवर होने वाला है, तो आपको क्रम से तो चलना पड़ेगा। इसलिए अभी आपको आसान भी लगे क्वेश्चन तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा, यही क्वेश्चन आपको फंसा देते, खासतौर से जो पीआरटी वाले भाई बहन है, जो पीआरटी वाले भाई बहन है, बीपीएससी टीआरई 3.2 का एग्जाम में जो पीआरटी वाले भाई बहन है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नीचे 3-4 जानवरों के नाम है आपका, गाय है, भेड़ है, घोड़ा है, बैल है। आपने क्वेश्चन देख लिया। अब आपका मेन क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है। उन्होंने बोला है कि उपरोक्त में से कौन से मनुष्य के लिए दूध के स्रोत हैं, यानी कि जो जानवर आपके दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कौन से आपके दूध के स्रोत हैं, यानी कि कौन से ऐसे जानवर जो आपको दूध देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो गाय हमारी माता है, गाय हमें आप दूध देती है। भेड़ क्या है, तो भेड़ भी हमें दूध देती है। घोड़ा क्या आपको दूध देता है, नहीं भाई, तो घोड़ा आपका दूध का स्रोत नहीं है। बैल हो गया तो बैल भी आपका दूध का स्रोत नहीं है। तो इन क्वेश्चन में से आपका गाय और भेड़ आपका दूध का स्रोत है। इसके अलावा आप और कौन से जानवर हमें दूध का स्रोत होते हैं हमारे लिए, तो आप बता सकते हैं। तो गाय आपका दूध का स्रोत हो गया, भेड़ भी आपका दूध का स्रोत हो गया। इसके अलावा आपका भैंस हो गया, तो भैंस भी दूध का स्रोत होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा बकरी भी आपका दूध का स्रोत होता है, तो बकरी भी आपका दूध का स्रोत हो गया। इसके अलावा कोई और आप बता सकते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ऐसा और कौन सा जानवर है जो आपका दूध का स्रोत है। गाय, भेड़, भैंस, बकरी मैंने आपको बता दिया, इनमें से एक जानवर आपका और है जो आपका दूध देता है, दूध का स्रोत है मनुष्य के लिए। ठीक है, तो उसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए छोड़ता हूं वो क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका, गाय और भेड़, यानी कि पहला और दूसरा आपका ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे खाद्य पौधों की सूची दी गई है। पहला है आपका केला है, दूसरा कद्दू है, भिंडी है, बैगन है। जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पौधे हैं, उनके 4 पौधों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको क्या बताना है, तो पौधे के किस जोड़े में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। तो इनमें से कौन से 2 पौधों में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं, यानी कि जो आपके क्वेश्चन आपके केला, कद्दू, भिंडी, बैगन दिए गए हैं, इनमें से ऐसे कौन से 2 पौधे हैं जिनके हम 1 से ज्यादा भागों को खाते हैं। ठीक है, 1 से ज्यादा भागों को, यानी कि फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, तना भी खाते हैं। तो ऐसे कौन से 2 पौधे हैं, खाद्य पौधे हैं, जिनके हम 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा, उन्होंने पूछा है 2 से अधिक खाने योग्य भाग कौन से पौधों के होते हैं, आप बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका केला, तो केला बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि केला का आप फूल भी खाते हैं, केला का आप फल भी खाते हैं, और केला की आप पत्ता यानी कि केला का तना भी खाते हैं। लेकिन केला की जड़ आप नहीं खाते हैं। केला की जड़ कोई भी मनुष्य नहीं खाता है। केला का सिर्फ हम फूल खाते हैं, फल भी खाते हैं, और आप पत्ता भी खाते हैं। अब आप कहेंगे भैया हम तो केला का पत्ता नहीं खाते हैं, तो भाई आप केला का पत्ता नहीं खाते हैं, लेकिन मनुष्य के बारे में बात हो रही है। मनुष्य केला का पत्ता खाता है, आप नहीं खाते हैं। आप केला का फूल खाते हैं, फल खाते हैं, लेकिन कहीं कहीं के मनुष्य ऐसे हैं जो केला का पत्ता भी खाते हैं। ठीक है, केला के फूलों के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना, तो केला आपका ऑप्शन हो जाएगा। और कद्दू के बारे में बात करें तो कद्दू का भी आप फूल खाते हैं, कद्दू का फूल भी खाया जाता है, कद्दू का फल भी खाया जाता है, और कद्दू का तना भी खाया जाता है। तो केला और कद्दू आपको ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि पहला और दूसरा आपका कहां पर है, तो पहला और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा। अब बात करें भिंडी की, तो भिंडी का क्या खाया जाता है, भिंडी का पत्ता खाया जाता है, नहीं खाया जाता, बिल्कुल नहीं खाया जाता। भिंडी का पत्ता नहीं खाया जाता है, भिंडी का सिर्फ फल खाया जाता है। जो भिंडी होती है, भिंडी का फल होती है। इसके बारे में, बैगन के बारे में बात करें तो बैगन का भी हम सिर्फ फल खाते हैं, ना तो हम बैगन का तना भी नहीं खाते हैं, बैगन की जड़ भी नहीं खाई जाती है, बैगन का पत्ता भी नहीं खाया जाता। अगर पत्ता खा जाओगे तो आप कड़वा जाओगे, आपकी जीभ में छाले पड़ जाएंगे, आप बीमार हो जाओगे। तो केला का और कद्दू का आपका 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, अभी मैंने आपको बताया है, इसके बारे में जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपका है, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है।
नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भोजन के केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता मनुष्य के द्वारा, कौन सा हो जाएगा? तो केला का फूल खाया जाता है, बिल्कुल खाया जाता है। केला का फल भी खाया जाता है, केला का तना भी खाया जाता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया केला की जड़ नहीं खाई जाती। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? केला की जड़, यानी कि 5वें का आपका डी हो जाएगा। केला की जड़ आपकी नहीं खाई जाती। केला का फूल, फल, तना सब कुछ खाया जाता है, लेकिन केला की जड़ नहीं खाई जाती। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारा शायद होने वाला है। हाँ, पहला चैप्टर हम लोगों का खत्म होने वाला। आप देख सकते हैं सिर्फ 6 क्वेश्चन के माध्यम से, सिर्फ 6 क्वेश्चन के माध्यम से आपका चैप्टर फर्स्ट पूरा खत्म होने वाला है। और 6वें क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पौधों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान करें। आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई 3.2 का एग्जाम दिया है, जो रद्द भी आपका हुआ है। आपने 1.2 का भी एग्जाम दिया है, 2.2 का एग्जाम भी दिया है। जैसे ही आप जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर आना चाहिए था जीएस का, लेकिन आपका रीजनिंग का आ गया। तो वो भाई रीजनिंग का नहीं होता, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। आप देखिएगा एक प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका जी, एक प्रकार से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब आप कहते हैं कि हमने तो ये क्वेश्चन इसको पढ़ा ही नहीं है, ना ही किसी किताब में दिया गया है, ना किसी टीचर ने पढ़ाया है। आपको कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं, और एनसीईआरटी आपके शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कवर होने वाली है। 6वीं से लेकर 10वीं तक की सारी एनसीईआरटी के एमसीक्यू हम लोग कवर करने वाले हैं। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। आपको विषम सेट की पहचान करनी है, ऐसा सेट की पहचान करनी है जो आपका इन 3 से एक भिन्न हो। तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला ऑप्शन है आपका गाय, दूध, मक्खन, यानी कि गाय से हमें दूध भी मिलता है और गाय से हमें मक्खन भी मिलता है। तो आप आंसर मतलब आपका सही है, गाय से हमें दूध मिलता है, मक्खन भी मिलता है। मुर्गी है तो मुर्गी से हमें मांस भी मिलता है, मुर्गी से हमें अंडा भी मिलता है, तो ये भी ठीक है। बकरी से हमें आपका दूध भी मिलता है और बकरी से हमें मांस भी मिलता है, यानी कि ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी जी आपके तीनों एक समान हैं। लेकिन आप देखिए ऑप्शन डी को देखिए, इसमें दिया पौधा से हमें सब्जी तो मिलती है, लेकिन पौधा से हमें छाछ नहीं मिलता है मेरे भाई, पौधे से हमें छाछ नहीं मिलता है। तो यही आपका अलग हो जाएगा। तो जो विषम सेट की पहचान करनी है हमें, आप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पौधे से हमें छाछ नहीं मिलती है। छाछ कहाँ से मिलती है? तो छाछ आपकी दूध से मिलती है, या बोले तो आपको गाय से मिलती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं दूध से मिलती है, क्योंकि आपका जो छाछ मट्ठा होता है वो आपका दूध से बनता है। तो पौधे से तो आपका कोई भी छाछ प्राप्त नहीं होता है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि हमने सिर्फ 6 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पहला चैप्टर यानी कि भोजन के घटक, भोजन आपका कहाँ से प्राप्त होता है, सॉरी आपका भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, पहले चैप्टर को हमने खत्म कर लिया कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी को। इसी प्रकार से हम कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर पर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। दूसरा चैप्टर आपका होने वाला भोजन के घटक, ठीक है। भोजन के घटक के चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो भोजन के घटक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा आपका फैट होता है, कि बसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं और आहारी रेशे तथा आपका जल होता है, ठीक है। ये आपके मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, बसा क्या करता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण का काम क्या है, क्या काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और बसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट और बसा आपको क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रोटीन होता है और जो आपके खनिज लवण होते हैं वो हमें हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और जो आपके विटामिन होते हैं, विटामिन क्या करता है, तो विटामिन हमारी रोगों से रक्षा करता है, विटामिन हमें रोगों से बचाता है। अगर किसी भी विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें कोई विशेष प्रकार का रोग भी हो जाता है। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। इसी प्रकार से हमें विटामिन और खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी की आपको एक निश्चित मात्रा हमें खानी चाहिए अपने भोजन के रूप में। उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार यानी कि जो बैलेंस्ड फूड होता है, तो संतुलित आहार, ठीक है, संतुलित आहार आपको खाना चाहिए। सभी डॉक्टर होते हैं वो आपको सलाह देते हैं कि आप सभी को संतुलित आहार ही लेना चाहिए। संतुलित आहार में हमें आवश्यक सामग्री, पोषक तत्व, पर्याप्त रोक्षांश, जल उचित मात्रा में इसमें उपस्थित रहता है, ठीक है। और कोई भी अगर आपको पोषक तत्व, विटामिन की कमी हो जाती है तो आपको कोई ना कोई रोग अवश्य हो जाता है। अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं और इसके जो भी प्रश्न होंगे उसको हम कवर करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप लोग पढ़िएगा। मैं आपको बताता हूँ निम्नलिखित में से
कौन सा खाद्य पदार्थ आहार के रेशों या फाइबर प्रदान नहीं करता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो भी आपके खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिससे हमें आहारी रेशे या फाइबर हमें प्रदान नहीं होता है? तो आहारी रेशे या फाइबर के बारे में आपको बता देता हूं। तो जो आहारी रेशे होते हैं या फाइबर होते हैं, खाद्य पदार्थ का जो फाइबर होता है वो क्या, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का आपका फाइबर बना होता है। और सेल्यूलोज क्या करता है? तो सेल्यूलोज आपका पेपर को बनाता है। जो आपका पेपर होता है, सेल्यूलोज के माध्यम से ही पेपर को बनाया जाता है। और जो सेल्यूलोज होता है वो कहां पर पाया जाता है? तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो तना होता है, उसकी जो छाल होती है, यानी कि पेड़ पौधे के छाल का जो ऊपरी भाग होता है, उसमें भी आपका सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है। और जो सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो शाकाहारी जंतु होते हैं, उनकी जो छोटी आंत होती है वो बहुत लंबी होती है। क्यों होती है? आपके सेल्यूलोज को पचाने के लिए। ठीक है। अब सेल्यूलोज आपके कौन से खाद्य पदार्थ में आपका सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, क्वेश्चन ने पूछा है। तो पहला आपका आंसर है साबुत अनाज। तो अनाज में तो आपका सेल्यूलोज पाया जाता है, और अनाज में सेल्यूलोज पाया जाता है तो सेल्यूलोज में आपका फाइबर भी पाया जाता है, तो अनाज तो आपका होगा नहीं। अगला है आपका साबुत दालें। अब दालें भी बहुत अच्छा आपका स्रोत है। दालें जो आपका है वो आपके फाइबर के और यानी कि सेल्यूलोज का बहुत अच्छा स्रोत है। तो आपका साबुत दालें और फाइबर में भी आपका जो आपका फाइबर पाया जाता है साबुत दालों में। अगला है आपका फल और सब्जियां। फल और सब्जियों में भी आपका जो आपका फाइबर पाया जाता है। तो दूध जो आपका हो जाएगा, दूध आपका इसका आंसर हो जाएगा। दूध में आपका आहारी रेशे या फाइबर नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपका था पहला, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपके कौन से खाद्य पदार्थ में आहारी रेशे या फाइबर नहीं पाए जाते हैं? तो दूध में आपके आहारी रेशे या फाइबर नहीं पाए जाते, बाकी के तीनों में आपका आहारी रेशे फाइबर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है? यानी कि कौन सा जो आपका स्रोत है प्रोटीन का, वो अन्य से भिन्न है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला आपका ऑप्शन है मटर। तो मटर से आपको प्रोटीन मिलता है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन आपका मटर से आपको प्रोटीन मिलता है। ग्राम, ग्राम मतलब होता है आपका चना, इंग्लिश में लिख गया है, इसको आप बोलते हैं चना। चना भी आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। और जो सोयाबीन तो आपका सबसे अच्छा स्रोत है। सोयाबीन तो आपका सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। तो इनमें से कौन सा भिन्न है? इसके बाद आता है प्रोटीन, वो आपका सॉरी पनीर। तो पनीर आपका कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। क्या इसका है? कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि आपको जो पनीर है, पनीर से आपको विटामिन नहीं, प्रोटीन नहीं मिलता है। पनीर से आपको प्रोटीन नहीं मिलता है, पनीर से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका पनीर, यानी कि आपका डी हो जाएगा। तो दूसरे का आपका डी। ठीक है। मटर, ग्राम, मटर, चना और सोयाबीन आपके प्रोटीन के स्रोत हैं, और जो आपका पनीर है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसको आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में मौजूद नहीं है? यानी कि कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में आपको नहीं पाया जाता है? तो दूध में आपका प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी कमेंट करिएगा। इनमें से आपको कौन सा दूध में नहीं पाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि दूध में आपका प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। दूध में आपका प्रोटीन पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। दूध में आपका प्रोटीन पाया जाता है। दूध में आपका विटामिन डी भी पाया जाता है, इसको आपको राइबोफ्लोविन, विटामिन डी को आपको राइबोफ्लोविन भी बोलते हैं। प्रोटीन भी पाया जाता है। और आपका दूध है जो उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको दूध पिलाया जाता है और जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। और इसलिए जो कैल्शियम है, कैल्शियम से हमारे जो हड्डियां हैं वो मजबूत बनती हैं। तो दूध में आपका कैल्शियम भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। जो दूध होता है उसमें विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता है। विटामिन सी कई में पाया जाता है? तो विटामिन सी आपका खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, इस प्रकार के खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता। प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, बसा भी पाया जाता है, फैट है आपका, बसा भी पाया जाता है, जो बसा फैट होता है वो भी पाया जाता है। दूध से आपका दही बनाया जाता है, घी बनाया जाता है। और दूध में आपका राइबोफ्लोविन यानी कि जो विटामिन डी आपका है, राइबोफ्लोविन भी पाया जाता है। तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इन क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप मोबाइल के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें लिखा कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। जो आपके नीचे जो खाद्य पदार्थ है इनको आपको पढ़ना है। गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक, आपने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन आपके यहाँ तो है नहीं, क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। तो उपरोक्त में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं? इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूं है, घी है, आयोडीन युक्त नमक है, पालक है, इनमें से कौन से जो पोषक तत्व हैं आपके जो अब आपको
ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, यानी कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में आपको बताना है। अब जब मैंने चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं, यानी कि जो हमें ऊर्जा मिलती है वो हमें किस किस से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और वसा यानी कि फैट से मिलती है। तो आप देखिए कि कौन से आपके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं और कौन से आपके फैट के यानी कि वसा के स्रोत हैं। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है ऊर्जा देने वाले स्रोत, ऊर्जा देने वाले स्रोत कौन से हैं। तो आप देखिए, आपने देखा गेहूं, तो गेहूं से हमें क्या मिलता है, आप सभी जानते हैं गेहूं कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, गेहूं से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद है आपका घी, घी आपका वसा होता है, फैट होता है, तो घी हमें वसा का स्रोत है, घी से भी हमें वसा मिलती है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो जाएगा, फैट भी हो जाएगा। अब आता है आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक आपका कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, ना वसा का स्रोत है। इसी प्रकार से जो पालक होता है वो भी आपका वसा का स्रोत नहीं है, ना कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका गेहूं और घी, गेहूं और घी यानी कि पहला और दूसरा। तो निम्नलिखित में से कौन से जो खाद्य पदार्थ हैं वो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, पहला और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो आपका वसा से मिलती है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है सॉरी आपकी वसा से। और पूछा जाए सबसे तुरंत मतलब इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है, तो आपको ग्लूकोज से मिलती है। यानी कि आप ग्लूकोज पी लेते हैं, ग्लूकोज पीते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, इसमें आपको रोगों के बारे में पढ़ना है। इसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित क्वेश्चन को आप पढ़ने पर आप पाते हैं कि रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें, रोगों के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला आपका जो विकल्प है उसको आप देखिएगा, इसमें लिखा है एक कीटाणुओं के कारण होते हैं, यानी कि जो रोग है वो कीटाणुओं के कारण होते हैं। क्या सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों रोग जो होते हैं वो कीटाणुओं के कारण तो होते हैं, रोग होते हैं वो कीटाणुओं के कारण तो होते हैं, लेकिन सभी रोग कीटाणुओं के कारण नहीं होते हैं। कुछ जो कीटाणु होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। आप बताइएगा कौन सा कीटाणु हमारे लिए लाभदायक होता है? तो कुछ कीटाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, वो है आपका लैक्टोबैसिलस। आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस एक वो आपका कीटाणु होता है, और जो लैक्टोबैसिलस आपका कीटाणु या जीवाणु होता है वो आपको दूध में पाया जाता है और दूध से वो दही को बना देता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो ये वाला विकल्प तो आपका गलत हो जाएगा। अगला है रोगों के बारे में कि ये हमारे आहार के पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, यानी कि कोई भी रोग हमें क्यों होता है, हमारे आहार में पोषक तत्व की कमी के कारण ही होता है। बिल्कुल सही है। तो अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में है, हमारे खाने में है, हमारे भोजन में है, तो हमें कोई ना कोई रोग अवश्य हो जाता है। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन दूसरा। अगला ऑप्शन हम पढ़ेंगे, इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। तो सभी रोगों को नहीं पहुंचाया जा सकता है, सभी रोग नहीं पहुंचाए जा सकते। कुछ रोगों को संक्रामक रोग होते हैं, लेकिन सभी रोगों के बारे में आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। अगला ऑप्शन है इनको संतुलित आहार को लेकर इन्हें रोका जा सकता है। बिल्कुल सही है कि अगर हम संतुलित आहार यानी जो बैलेंस फूड लेते हैं तो उसके बाद हम इन रोगों को अपने शरीर के अंदर होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो बैलेंस फूड यानी कि संतुलित आहार होता है उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, आहार जैसे सभी निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। और अगर हम संतुलित आहार को खाते हैं, लेते हैं, तो हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं होता, जो मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले। तो इसका आपका दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। अब दूसरा और चौथा आपके कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में आपका दूसरा और चौथा मिल जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला, जो आपका इंपोर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल से संबंधी आपका है, यानी कि जो आपका प्रयोगशाला का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। प्रयोगशाला का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता देता हूं। अगर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि उसमें दिया गया है, खाद्य सामग्री में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आप कौन से चरण को अपनाएंगे। यानी कि आपको जो कोई आपका खाद्य सामग्री दी गई है उसको आपको बताना कि प्रोटीन है या नहीं है। अगर प्रोटीन है तो कौन से चरण को आप अपनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक प्रणाली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लें और डालें, उसमें 10 बूंद पानी डालकर हिलाएं। अगला है परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बना लें। इसके बाद टेस्ट ट्यूब में कास्टिक सोडा घोल की 10 बूंदें डालें और अच्छे से हिलाएं। अगला है इसमें कॉपर सल्फेट घोल की 2 बूंदें मिलाएं। तो कौन सा क्रम सही है इसका, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका, पहले तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बना लें। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बना लें। तो दूसरा पहले आपका होगा। तो दूसरा किस किस में आपका, दूसरा आप देख सकते हैं इसमें तो आपका है नहीं है, आपको ऑप्शन को एनिबलेट करना पड़ेगा, इसमें आपका नहीं है, इसमें भी आपका नहीं है। तो पहले आपका दूसरा होगा, इसके बाद आप देख सकते हैं पहला है, तो दूसरे के बाद पहला हो जाएगा, फिर आपका तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, इसमें आपको देखना है। तो आपने देख लिया कि परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट बना लिया, पाउडर बना लिया। उसके बाद एक प्रणाली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी
मात्रा लें और इसमें 10 बूंद आपका डाल के हिला सकते हैं, ठीक है, 10 बूंद पानी डाल के हिलाएं। तो पहले आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डालें और अच्छे से हिलाएं, इसमें कॉपर सल्फेट की बूंदें मिलाएं। तो इसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन होने वाला है टेस्ट ट्यूब में कास्टिक सोडा की 10 बूंदें, 10 बूंदें कास्टिक सोडा डालेंगे, उसके बाद आपका कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें मिलाएं, यानी कि फिर तीसरा और चौथा। तो जो आपका छठवीं का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि पहले दूसरा चरण होगा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये आपका प्रैक्टिकल से बेस आपका क्वेश्चन था, प्रयोगशाला से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं था, लेकिन जो ऊपर के 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको चैप्टर दूसरा भी कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पहला चैप्टर आपका जो था आपका भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर आपका भोजन की घटक, दोनों को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसी प्रकार से हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ के क्वेश्चन कराया, इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम आपको सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, शक्ति एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब पर है हम लोग सारे के सारे एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। आपका जो पहला वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। पहला वीडियो था थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, क्योंकि पहले मैंने आपको पूरा रूपरेखा बताई कि हम लोग कैसे तैयारी करने वाले हैं, कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। लेकिन अगले वीडियो से आपको थोड़ा लंबा नहीं मिलेगा, आपको छोटा ही वीडियो मिलेगा और जल्दी से जल्दी से हम लोग पूरा साइंस का सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। पहला प्रयास था और उम्मीद है कि आप सभी को प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। और आपका एक एक कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेट मैं जरूर होऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, तो जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।